गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मुस्लिम लॉ का एक लास्ट प्राइमरी सोर्स बचा हुआ है जिसका नाम है कयास, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं एनालॉजिकल डिडक्शन। इसके पहले वाले लास्ट वीडियो में मैंने आपको इज़्मा अच्छे से समझा दिया था, इज़्मा के टाइप समझा दिए थे। अब लास्ट जो हमारा बचा हुआ है कयास, मतलब सोर्सेस में ये लास्ट नहीं बचा है, प्राइमरी सोर्स में ये लास्ट है कयास। इसके बाद हम लोग सेकेंडरी सोर्सेज देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज हम लोग ख़त्म करेंगे कयास को। तो कयास लगाना क्या होता है? वैसे तो सब लोग मतलब अगर हम देखें लैंग्वेज में, बहुत आसान भाषा में, तो कयास का मतलब लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन अभी हमें लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो यहाँ पे कयास लगाने का मतलब है जो उस वक्त लोग लगाया करते थे। तो पॉइंट को पहले देखिए, भावना, सहमति या फिर समानता। अब किस चीज़ की भावना, सहमति और समानता की बात हो रही है, तो ये अब यहाँ पर समझते हैं। अब ये भावना, सहमति या समानता से यहाँ पे मतलब है कि किसी एक प्रतिमान से किसी दूसरी वस्तु की समानता करना। यानी आप एक चीज़ का कंपैरिजन अगर दूसरे से लगा रहे हैं, फिर से आप ध्यान से सुनिए कि एक प्रतिमान से किसी दूसरी वस्तु की समानता करना, यही होता है कयास लगाना। वैसे ये बात सभी लोग जानते हैं कि कयास किसी एक नया लॉ नहीं बनाता, बल्कि एक पुराने लॉ को ही नए तरीके से इस्टेब्लिश कर देता है। फिर से एक बार मैं बोलना चाहूँगी कि कयास जो होता है, कयास लगाना किसी नई विधि को स्थापित या निर्मित नहीं करता, बल्कि एक प्राचीन स्थापित जो सिद्धांत है पैगंबर मोहम्मद के टाइम के, उन्हीं को प्रतिस्थापित कर देता है और उनको फिर से अच्छी तरीके से लागू कर देता है। यही होता है कयास लगाना। तो कयास को एक बार आप फिर से समझ लीजिए, भावना, सहमति या फिर समानता, यानी कि किसी एक प्रतिमान से किसी दूसरी वस्तु की समानता करना। और एक लास्ट जो मैंने आपको इसमें बताया कि कयास किसी नई विधि को निर्मित नहीं करता, बल्कि प्राचीन स्थापित सिद्धांत को ही नई परिस्थिति पे लागू कर देता है। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि कयास लगाने के लिए दो शर्तों का होना बहुत ज़रूरी है, और वो दो शर्तें क्या है वो भी मैंने यहाँ पे लिखी है, देखिए। तो पहली शर्त ये है कि जो मिलान कर रहा है, यानी कि जो मैंने बोला कि एक प्रतिमान से किसी दूसरी वस्तु की जो समानता कर रहा है, तो जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको विधि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, यानी कि कानून की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मुस्लिम लॉ का बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा ये है इसका कयास लगाने के लिए कि जो आदमी कयास लगा रहा है, जो व्यक्ति कयास लगा रहा है, उसने नियम की जो तुलना है वो कुरान, सुन्ना और इज़्मा से के जो मूल पाठ है उससे की हो। एक बार फिर से देखिए, उसने नियम की कुरान, सुन्ना, इज़्मा के किसी भी निश्चित मूल पाठ से समानता की हो। जब भी वो कयास लगाए तो उसे कुरान को, सुन्ना को, और यहाँ पर हदीस की जो चर्चा नहीं की गई है लेकिन इज़्मा की गई है, तो कुरान, सुन्ना और इज़्मा का जो मूल पाठ है उससे वो समानता ज़रूर कर ले कि वो जो कयास लगा रहा है, क्या वो कुरान से, क्या वो सुन्ना से जो पैगंबर मोहम्मद की सुन्ना थी, या फिर किसी इज़्मा से वो मैच करता है या नहीं करता है। तो यही जो दो शर्त है कयास लगाने वाले व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसमें ये दो काबिलियत होनी चाहिए, तभी उसका जो कयास है वो सही माना जाएगा, सही मायने में लागू किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। कयास का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बताया, और कयास लगाने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए वो भी मैंने आपको बताया। इससे ज़्यादा कयास में कुछ है नहीं, इतना सा पॉइंट है। आप अपने जो बुक है मार्क कर लें, चाहे आपके पास कोई भी बुक हो, अकील अहमद की हो या फिर मुल्ला की हो, कोई भी हो, आप उसमें मार्क करिए, उसको पढ़िए और अपने लिए शॉर्ट नोट बना लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में सेकेंडरी सोर्सेज के साथ में। एक एक करके सेकेंडरी सोर्सेज को भी समझेंगे, जैसे एक एक करके हमने प्राइमरी सोर्स को समझा। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़िए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आए, नहीं आए तो कमेंट में बताइएगा कि क्या आज मुझसे छूट गया है इसमें। मैं वापस से वीडियो बना के इसको करेक्शन करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय। खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी रहने दीजिए।